नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में और आज हम देखेंगे जो क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं शॉर्ट टर्म में, आज हम उन्हें देखेंगे। उन्हें देखने से पहले आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है? क्योंकि बहुत कम व्यूज़ भी आते हैं हमारी वीडियोज़ पर, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उन्हें हाई स्कूल वाले छात्रों के पास या हाई स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास ज़्यादा शेयर करें ताकि वो देखेंगे वीडियो। कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच जाती है जो जिन्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ उनके पास जाए जिन्हें ज़रूरत है वीडियो की देखने के लिए, ठीक है? इनका एग्ज़ाम है, उनके पास ही वीडियो पहुँचे ताकि वो वीडियो देखें और उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है? तो उन्हें शेयर कीजिए। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आप देखिए पूरा वीडियो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ये जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक नंबर का शॉर्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, और ये भी आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे 3 नंबर का भी आ सकता है या 6 नंबर का भी आ सकता है इसमें, ठीक है। ध्यान से हमारी वीडियो देखिए और मैं आज 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव जो 2 नंबर वाले सॉरी शॉर्ट जो हैं उन्हें मैं कराऊंगा। आप ध्यान से वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और इससे हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी करके बताना लास्ट में कि वीडियो कैसा रहा, आपको कैसा समझ आया, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल हमें मालूम है, लेकिन इसे सिद्ध करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय है हम परिमेय मान लेंगे, ठीक है। तो माना लेट अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब तब क्या होगा, तब अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा, ठीक है। तब अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q हो जाएगा। और जहां p और q एक p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, संख्या है। और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक, क्यू बराबर जीरो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, लेकिन इसका मान है अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ, अब हमने सबसे पहले अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू मान लिया, और पी बटे क्यू के जो है वो संख्या कैसी, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब इनमें अब किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ये दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग कॉमन, मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है, ताकि ये कट पाए, बिल्कुल नहीं कटेंगे, ठीक है। पी और क्यू को हम बिल्कुल काट नहीं सकते, ध्यान रखिए। अब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पर करेंगे अंडर रूट 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस अंडर रूट 3 को बाहर लिखेंगे स्क्वायर रूट से तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ध्यान रखना, हर स्टेप को आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्क्वायर करेंगे 3 बराबर पी स्क्वायर बराबर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे पक्षांतर कर दें तो 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, हमने देखा था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि P में अगर हम 3 का भाग दें तो Q स्क्वायर आएगा, मतलब P में 3 का भाग जा रहा है। कैसे, अगर हम इसे ऐसे लिख दें, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब P में हम P स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो Q स्क्वायर आएगा, ठीक है।
तो यहीं पर अब अभी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया कि P जो है वो एक सहभाज्य संख्या मतलब हमने मानी थी, जो कि यहाँ पर सिद्ध नहीं हुई। क्यों? क्योंकि विरोधाभास में आई है। क्यों आई है विरोधाभास में? क्योंकि √3 हमने क्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है, लेकिन परिमेय संख्या है नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अब सेम हम कंडीशन Q में Q के लिए देखते हैं, ठीक है। P तो एक यहाँ पे अभाज्य संख्या मतलब सहभाज्य संख्या थी, और जिसमें भाग 3 का चला जाता है, तो हम Q को देखते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, P बराबर रखते हैं 3 के, तो P बराबर 3 के रखने पर, ठीक है, P बराबर 3 के रखने पर तो क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे P का मान 3 के है, तो 3 के का स्क्वायर और 3 क्यू स्क्वायर बराबर, अगर हम इसे स्क्वायर हटाएंगे तो 9 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा 3 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 के स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई कि हमने P और Q को सहभाज्य माना था, यहाँ पर भी Q में अगर हम 3 का भाग दें तो के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे Q में Q स्क्वायर बटे 3 बराबर के स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर में हम 3 का भाग दे रहे हैं तो के स्क्वायर आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, अतः विरोधाभास की स्थिति के कारण जो √3 है हमने परिमेय संख्या माना है, चूंकि है अपरिमेय, अगर अपरिमेय मानते तो ये विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं होती, ये विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। तो अतः विरोधाभास प्रकट होने के कारण √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय संख्या अगर हम इसे परिमेय संख्या माना, इसलिए ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अगर नहीं मानते तो ये विरोधाभास प्रकट नहीं होता। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जो क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। शून्यक, हमें दो चीजों के बीच संबंध ज्ञात करना है, एक शून्यकों और एक गुणांकों के बीच। गुणांक क्या होते हैं, अल्फा बीटा, और शून्य क्या होते हैं, जो ए बी सी निकलते हैं उनके मान, ठीक है। तो मैं देखना है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब हमें सबसे पहले इसके गुणांक निकालने होंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर हम मान लेते हैं 0 है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए इसे, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ये आपको स्टेप समझ आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ से वर्गमूल लिया है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स आएगा, 3 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस √3 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो एक्स का मान एक तो प्लस का √3, एक माइनस का √3, तो अल्फा बराबर अगर हम देखें तो अल्फा बराबर एक तो आएगा प्लस का √3 और बीटा बराबर आएगा माइनस का √3। अब हम गुणांकों का योग और गुणांकों का मतलब मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो मूलों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, √3 है, और प्लस जोड़ेंगे हम, प्लस का चिन्ह लगा दी, बीटा का मान कितना है, -√3, तो -√3। तो मेरे मुन्ने कितना हो जाएगा अब, √3 ये है, ठीक है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई, √3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और हम जब माइनस का एक प्लस का, तो ये अपोजिट कट जाएंगे या घट जाएंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा, शून्य आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, शून्य आया, ठीक है। अब हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल
तो मूलों का गुणनफल जो है वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर कितना होगा, अल्फा का मान कितना है, अंडर रूट 3 है, इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का अंडर रूट 3 है। तो दोनों का जो हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आता है। दूसरा अंडर रूट 3 का गुणा जब होगा तो कितना आएगा, तो इन संख्या से अंडर रूट हट जाएगा और 3 बचेगा, ठीक है। जब किन्हीं दो संख्याओं पे अंडर रूट लगा हो, मतलब दो संख्या नहीं सेम संख्या हो और अंडर रूट लगा हो, तो गुणा जब हम उनका करते हैं आपस में तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हट गया, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आया माइनस का अंडर रूट 3, ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा का 0 आया। अब हम देखेंगे शून्यकों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो जो समीकरण है, समीकरण की तुलना बहुपद समीकरण जो है किससे करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो वो है 1, मतलब कुछ नहीं है तो एक गुणांक तो होगा ना। ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब हमें यहाँ पे बी एक्स का गुणांक कितना है, बी, और यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ दिख रहा है, नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे सी का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे सी का गुणांक कितना है, मतलब यहाँ पे सी है तो सी का मतलब इसका गुणांक नहीं होगा, ये सी का भी मान होगा, तो ये सी का मान -3, सी बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे शून्य, शून्य कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग तो हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, ठीक है, -b/a होगा। इसका मान कितना आएगा, सॉरी बी यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे बी होगा, तो बी का मान कितना है, 0 है, तो 0 और ए का मान कितना है, 1, तो बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा का हमने मान यहाँ पे क्या निकाला था, 0 निकाला था, और यहाँ पे भी क्या निकला है, 0 निकला है, ठीक है। और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, c/a, ठीक है। और सी का मान कितना है, -3 है, बटे में ए का मान कितना है, 1 है, बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पे -3 निकला था, और यहाँ पे भी c/a का मान -3 निकला है, मतलब दोनों में संबंध है, दोनों बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। इतना ही बस आपको सवाल करना है, ठीक है। अतः यहाँ पे आगे लिखने अगर लिखो तो लिख दो, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बराबर -b/a, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -3, यही संबंध है, ठीक है, यही संबंध है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, उससे पहले आपसे कुछ कहना है। इस वीडियो पे आप लाइक कर दीजिए अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है, प्लीज़ कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अपने हाई स्कूल वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो हमारी वीडियो देख सकें। ये हेल्पफुल वीडियो है हाई स्कूल वालों के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर में क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक भाग उठाते हैं, या इधर का या इधर का उठा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का उठाएंगे, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। अब हम इसे अलग अलग लिखेंगे, तो 1 बटे सेक थीटा बराबर, सॉरी इसे अगर हम अलग अलग लिखेंगे
इस भाग को, इस हर को दो भागों में तोड़ देंगे, 1 के बटे में कर देंगे प्लस सेक थीटा के बटे में, सेक थीटा बटे सेक थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऊपर 1 बटे सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। अब सेक से सेक कट जाएगा तो क्या आएगा निकल के, ये 1 बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। इतना अभी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, तो आर एच एस बराबर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से क्या निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसे अगर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे और अलग अलग तोड़ देंगे तो इससे 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हम लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम दो भागों में तोड़ेंगे, जैसे एक सूत्र होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ऐसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसे ठीक हम इसी फॉर्म में लिख सकेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और अगले कोष्टक में क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटे, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा प्लस 1। इसमें भी क्या निकला, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसे लिखें तो कॉस थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पर निकला था कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर भी कॉस थीटा प्लस 1 निकला है। दोनों सवाल इक्वल है, मतलब दोनों साइड अतः है, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। एल एच एस बराबर आर एच एस। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर, क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा कि माध्य निकल आए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें एक चीज याद होनी चाहिए कि वीडियो को शेयर करना है भाई, ठीक है। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो हाई स्कूल में है, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट भी कीजिए कैसा आपका क्लास है, कैसा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य बताइए। सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य मतलब एक्स डॉट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई, ये हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, एक्स आई मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु एक्स आई होता है, एक्स आई हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा किसी का मध्य बिंदु, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, मतलब एक्स आई निकाल के और एफ आई में गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा, एफ आई और एक्स आई, इन दोनों का मल्टीपल निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक हम देखेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। तो हम सबसे पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करना होगा, जो वर्ग अंतराल है उसका हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा।
ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना है, पहला स्टेप 0 से 10 है, कितना है 0 से 10 है, तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा 5 होगा, मतलब 0 से अगर हम 10 तक जाएंगे तो बीच में कौन सा पॉइंट पड़ेगा 5 पड़ेगा, 10 से 20 तक जाएंगे तो 15 पड़ेगा, ठीक है। फिर 20 से 30 तक जाएंगे तो 25 पड़ेगा, 30 से 40 तक जाएंगे तो 35 पड़ेगा, और 40 से 50 तक जाएंगे तो 45 पड़ेगा, और हम 50 से जब 60 तक जाएंगे तो कितना पड़ेगा 55 बीच में आएगा, ठीक है। हमने निकाल लिया। अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, मतलब बारंबारता का मध्य बिंदु से हम गुणा कर देंगे, तो इसका इससे गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7 पना 35, ठीक है, 15 पना 75, 25 से 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200, 35 का 13 बार तो 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 तिया 39 और 6 45, 455 आया। 20 का हम 45 से गुणा करेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। 7 का 55 से 7 बना 35 की 5 हासिल 3, 7 बना 35 और 3 38 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 385। उसके बाद हमें क्या निकालना है एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इन सबका जोड़ योग यहाँ पे निकालना है, तो योग कितना निकलेगा, योग हमें इसका भी निकालना है बारंबारता का, सिग्मा एफ आई दिया है, सिग्मा एफ आई कितना होगा 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 20 40, और ये 20 हो जाएगा 13 और 7 कितना हो जाएगा 40 20 60। यहाँ पे हमें ये नहीं निकालना है। उसके बाद एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, ठीक है। कितना निकलेगा, थोड़ा आगे नहीं पीछे बढ़ा के लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आएगा 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 7 12, 12 5 17, 17 और 8, 17 और 8 कितना होगा 25, 25 की 5 कर देंगे हम, हासिल 2 आ जाएंगी, 2 और 2 4, 4 और 6 सॉरी 4 और 4 8, 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 20, कितना आ जाएगा 2050 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसमें सिग्मा एफ आई का भाग दे देंगे, बारंबारता के योग का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2050 बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18, बचेगा कितना 2, सॉरी 6 तिया 18 बचेगा 2, फिर क्या बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बचेगा 2 25 हो जाएगा, सॉरी 6 तिया 18 बचेगा 2 तो 25 हो जाएगा, 6 चौकू 24 बचेगा कितना 1, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 एकम 6 एक बार जाएगा, बचेगा 4, फिर 6 बार जाएगा तो 34.16 आ जाएगा माध्य, मतलब x डॉट बराबर 34.16 है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। आइए चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर, जो है पांचवा सवाल। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दो घन दिए हैं हमें, ठीक है। ये पहले फॉर्मली समझ लें हम क्या, देखो कैसा होगा। ये मान लो एक घन है, उसके बाद हम सवाल कराते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक घन है, घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तीनों विमाएं बराबर होती हैं। ये बॉक्स आपने बहुत बनाए होंगे, एक ये बॉक्स, ठीक है, और सेम इसी प्रकार का सेम, ठीक है, एक और बॉक्स हम बना लेते हैं क्योंकि बराबर बताए हैं दो घन, ठीक है। ये दो बॉक्स हैं, इनमें क्या है प्रत्येक का आयतन कितना है 1331, मतलब इसका भी 1331 और इसका भी 1331 दिया है, ठीक है। हमें इनकी क्या करनी है, इनको सटाना है। ये
इन दोनों को हमें मिला देना है, ठीक है, पास पास रखना है बिल्कुल। तो क्या होगा, इसका हमें फिर बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मान लो ये अगर हम इन्हें सटा के रखेंगे तो एक ये फलक, ठीक है, और एक ये वाला फलक, ये दोनों क्या हैं, ये रंगीन भाग एक दूसरे से चिपक जाएंगे और इनका सरफेस एरिया हम नहीं निकाल सकते फिर, क्योंकि ये एक दोनों से जुड़ जाएंगे। तो फिर इनका सरफेस एरिया हम कितना निकालेंगे, ऊपर वाला भाग नीचे वाला इसका एरिया, ठीक है, उस साइड का और इस साइड का, ठीक है, राइट साइड का लेफ्ट का तो इससे चिपक जाएगा, इसका लेफ्ट का निकलेगा, इसका राइट का चिपक जाएगा, ठीक है। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, ठीक है। कुछ इस प्रकार दोनों घनों को मिलाने पर हम क्या प्राप्त करेंगे, एक घनाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। और घनाभ का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, जिसका सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले। ये वैसे तो इनकी भुजा होती है ए मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, तीनों की बराबर होती हैं। तीनों की जब बराबर होंगी तो जो आयतन होगा इनका इनका क्यूब होगा। तो देखते हैं, इन्हें हटा दें थोड़ा। तो माना देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें घन का आयतन लिखेंगे। घन का आयतन v बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब है कितना, ए क्यूब बराबर 1331। अगर हम ए निकालें भुजा, ए बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1331। ए का मान कितना आएगा, अब हमें इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कितने का क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब रूट है, हमेशा निकालना जरूरी नहीं होता। अगर आप निकालते रहेंगे तो 2 नंबर के सवाल में क्या करेंगे फिर आप, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। याद होना चाहिए आपको कम से कम 20 तक क्यूब, ठीक है। तो ये 11 का क्यूब है 1331, हमने भुजा निकाल ली ए है, तो एक घन की भुजा ए हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब घन को हम दो घनों को सटा कर रखते हैं तो एक घनाभ प्राप्त होता है, ठीक है। जब हम दो घनों को सटा कर, दो फलकों को सटा कर रखने पर, ठीक है, सटा कर रखते हैं तो एक घनाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, घनाभ, अभी हमने बताया आपको, घनाभ प्राप्त होगा, जिसकी लंबाई अगर हम देखें तो कितनी होगी, इसकी लंबाई, अब क्या होगा, लंबाई जो है ये जो होगी, ये घनाभ है। इसमें जब दो यहाँ से, अगर हम यहाँ से दो बॉक्स जुड़े हैं ना, ठीक है, ये क्या होंगे, ये दो बॉक्स जुड़े हैं, तो इस ये भुजा ए होगी और ये होगी, तो फिर 2a हो जाएंगी ना भुजा, तो 11 + 11 हो जाएंगी, ठीक है। तो 2a बराबर 2 × 11 मतलब l बराबर 22 होंगी, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर दिया है तो हमें सेंटीमीटर करना है। तो ये भुजा पूरी जो है, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, क्योंकि दो घन की भुजाएं मिलकर एक घनाभ की भुजा बनी है, ठीक है। तो लंबाई 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। वहीं चौड़ाई अगर हम देखें, चौड़ाई हो जाएगी 11, सेम रहेगी, ठीक है। ऊंचाई भी सेम रहेगी 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, घनाभ का सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, ये हमें सूत्र पता होना चाहिए, कितना है, 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई,
ठीक है। तो 2 इंटू कोष्टक में कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 22 गुणा 11, 22 गुणा 11 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 11 गुणा ऊंचाई कितनी है 11, 11 गुणा 11 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई 11 है, लंबाई 22 है, तो 11 गुणा 22 कर देंगे इसे हम। ठीक है, तो बराबर 2 कोष्टक में आएगा 11 का गुणा अगर हम 22 से करेंगे जैसे, तो 22 एकम 22 की 2 हासिल 2, 22 एकम 22 और 2 24, 242 प्लस 11 ग्यारह कितना होगा 121 होगा, प्लस फिर 11 का 22 से गुणा होगा तो 242 आ जाएगा। अब हम टोटली को जोड़ लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 5, 4 और 2 6 और 4 10 की 0 और हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 2 6, 605। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 से गुणा करें तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम किसी भी एरिया का हम मतलब एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर स्क्वायर होता है, इकाई स्क्वायर। ठीक है, तो अतः घनाभ का सरफेस एरिया बराबर 1210 होगा। ठीक है, समाप्त करते हैं, अगले हम सवाल कराएंगे कल। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइए, और कमेंट कीजिए कि कैसी आपको वीडियो लगी, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कृपया करके, क्योंकि व्यूज बहुत कमा रहे हैं। अगर आपके जितने ज़्यादा जल्दी व्यूज आएंगे हमारा, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी हम और आपके लिए मेहनत करेंगे। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पे हम भी रुक जाते हैं, जब मन नहीं लगता है, जब व्यूज नहीं आते हैं, तो फिर क्या करेंगे वीडियो बना के। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और देखते रहिए हमारी वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।